Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Amara and I am lecturer of commerce in Concordia Colleges, Sialkot. Today we are going to discuss chapter number 20 of the book Asool-e-Tijarat, ICOM Part 1. इंग्लिश में जिन बच्चों के पास ये बुक है उसका नाम होगा प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स, ICOM Part 1. Fine. So if you have this book in English, then kindly open this book, which is Principles of Commerce in English and Asool-e-Tijarat in Urdu. Today we are going to discuss chapter number 20 of this book named Zahira Kari in Urdu and warehousing in English. Okay, we are now going to discuss this chapter, which is chapter number 20, named Zahira Kari, and in English it is named as warehousing. I will give you an outline of this chapter. With the help of this outline, you will be better able to understand that what next we are going to discuss in this chapter. So take a look at this page, that these are the topics which are given here will be discussed in this chapter. And the very first topic which we are going to discuss in this chapter will be Zahira Kari ka Taruf or Ahmiyat, means the warehouse, introduction of warehousing and its importance. If you have this book in English, then you can easily see the very first topic which is given here is the definition and the introduction and the importance of warehousing. So these three topics will be discussed before, and after this the second topic will be the functions of warehousing, Zahira Kari ke frais. Okay, the next topic which we will discuss in this chapter inshallah will be the kinds of godowns, godam ki iqsam. The last topic which we will discuss will be the characteristics of a good godown, एक अच्छे गोदाम की खसूसियात. These four topics will be discussed in this chapter. So kindly open this chapter, and as I have this chapter here, and this is page number 474 which I have opened, and this is here it is given with the introduction of warehousing. और हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम इसकी तारीफ़ और इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ पे हमारे पास गिवन है. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन इसका वेयरहाउसिंग का दे दूँ, कि जिसमें मैं आपको ये बताऊँ कि ज़हीरा कारी बेसिकली होती क्या है, वेयरहाउसिंग हम किसे कहते हैं. ठीक है, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी तारीफ़ पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे. जब भी हम किसी चीज़ को बनाते हैं, ठीक है ना, किसी चीज़ को एज अ प्रोड्यूसर हम किसी चीज़ को मार्केट में लेके आते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो उसको फिर सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमने उसको किस लेवल पे प्रोड्यूस करना है. ठीक है, आया हमारा जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो हमारा स्मॉल होगा, मीडियम होगा या लार्ज होगा. तो ये चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं आपके स्केल ऑफ ऑपरेशन पे. अगर आप लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन पे बिज़नेस कर रहे हैं, पैमाना कबीर पे कारोबार कर रहे हैं, तो फिर आपको इस चीज़ का पता होगा कि आपने जो है वो चीज़ों को स्टोर भी करना है उसमें. फिर क्योंकि आपकी जो प्रोडक्शन है वो एक ह्यूज क्वांटिटी में होती है, तो जब आपकी प्रोडक्शन ह्यूज क्वांटिटी में होगी तो फिर उसको स्टोर करना आपका एक अवलीन जो है आपका एक ड्यूटी होगी कि आपने अपनी चीज़ों को स्टोर करना है. क्योंकि एट ए टाइम अगर हम देखें तो सारी की सारी लॉट्स आप मार्केट में नहीं दे सकते. ठीक है, कुछ लॉट्स को आपको सेव भी करना होता है, उनको स्टोर भी करना होता है, और उन्हीं लॉट्स को, उसी प्रोडक्शन को, उसी आपकी पैदावार को सेव करने के लिए जो प्रोसेस आप कैरी ऑन करते हैं उसे हम कहते हैं वेयर हाउसिंग या फिर ज़हीरा कारी. ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली द स्टोरेज. ये बेसिकली एक स्टोरेज है, स्टॉक कर लेते हैं हम चीज़ों को, क्योंकि हमने चीज़ें एक लार्ज क्वांटिटी में बनाई होती हैं. क्योंकि आज का दौर देखें ना, कि जिस दौर में जा रहे हैं उसमें आप अपना नंबर ऑफ़ पीपल देखें, पॉपुलेशन देखें कितनी ज़्यादा है.
और आपने इस पॉपुलेशन की ओवरऑल जो पॉपुलेशन है, आपने कोशिश करनी होती है कि आप इसके एक जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। और उसको पूरा करने के लिए ज़ाहिर है आपको चीज़ें पैमाने कबीर पे बनानी पड़ती हैं, डिफरेंट अमाउंट ऑफ लॉट्स आपको बनानी पड़ती हैं, और वो फिर आप एट अ टाइम मार्केट में इशू नहीं कर सकते। समटाइम्स समहाउ आपको उनको स्टोर भी करना पड़ता है, स्टॉक करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो एक हमारी ज़रूरत है, ये तो हमारी एक नीड है कि जो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली वेयर हाउसिंग करते हैं, गोदाम बनाते हैं, गोडाउंस बनाते हैं, और उसमें फिर हम चीज़ों को स्टॉक करते हैं, चीज़ों को स्टोर करते हैं, ठीक है ना। ये तो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन देखें, अगर हम जस्ट ये बात करें कि आपके जो आप समटाइम्स क्या होता है कि आपकी जो सप्लाई है और जो डिमांड है उसमें बेसिकली हमने एक तवाज़ुन क्रिएट करना होता है, उसमें हमने एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। और आप अगर थोड़ी सी भी डिमांड को डिस्टर्ब करते हैं या सप्लाई, डिमांड डिस्टर्ब होने से सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, तो आपका बैलेंस आउट हो जाता है। जब आपका बैलेंस आउट हो जाता है, आपकी प्राइसेस स्टेबल नहीं रहती, आपकी कीमतें जो है चीज़ों की वो मुस्तहकम नहीं रहती, उनमें स्टेबिलिटी नहीं रहती। तो ओवरऑल एक पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए, जब चीज़ों की मार्केट में तलब होती है ना, जब चीज़ों की मार्केट में डिमांड होती है, तो फिर उस डिमांड को पूरा करने के लिए उसकी सप्लाई को भी होना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस उसकी सप्लाई नहीं होगी, अगर आप उसकी सप्लाई को रोक देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई है कोई नहीं। और समटाइम्स ये करप्शन केसेस होते हैं। समटाइम्स लोग क्या करते हैं कि वो जानबूझ के ऐसा करते हैं कि चीज़ों को स्टॉक कर लेते हैं, वेयर हाउसेस में, गोडाउन्स में चीज़ों को स्टॉक कर लेते हैं, उनको जमा कर लेते हैं और उनकी सप्लाई को रोक देते हैं। और उनकी सप्लाई रुक जाने की वजह से बहुत ज़्यादा जो एक चीज़ जो फेस करनी पड़ती है लोगों को, वो ये होती है कि फिर उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। ऐसे ही है ना कि चीज़ों के शॉर्ट होने से उनकी मार्केट में कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल जो आप इन्फ्लेशन क्रिएट कर देते हैं ना, कि आर्टिफिशियल आप एक महंगाई क्रिएट कर देते हैं जो कि वैसी होती नहीं है लेकिन क्रिएट हो जाती है, जिसमें चीज़ें फिर बहुत महंगी हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सप्लाई ऑफ द थिंग्स, कि चीज़ों की सप्लाई रुक जाती है। तो इस चीज़ को आप देखें कि हमने डिमांड एंड सप्लाई के अंदर एक बैलेंस रखना होता है। जब तक हम डिमांड और सप्लाई के अंदर बैलेंस नहीं रखेंगे, तब तक हमारी प्राइसेस स्टेबल नहीं होंगी। और जब हमारी प्राइसेस स्टेबल नहीं होंगी, तो फिर आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगी, या फिर हम मुआशी तौर पे कहाँ खड़े होंगे, ठीक है ना। क्योंकि हर बंदे की तो कुव्वत ख़रीद वो नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। कोई जो है जो कि बड़ी एक लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं, वो चीज़ों को एक्सपेंसिव भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मिडिल क्लास बंदा है, या जो कि बेचारे पहले ही पॉवर्टी लाइन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि बिलो द पॉवर्टी लाइन वो रह रहे हैं, तो फिर उनके लिए उनकी जो परचेजिंग पावर है, उनकी जो कुव्वत ख़रीद है, वो बहुत कम होती है। तो वो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि प्राइसेस में जितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती जाए, कीमतों में जितनी ज़्यादा तब्दीली आती जाए, वो हर कीमत पर उसको परचेज़ करें। तो इसलिए हमें सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। बिला ज़रूरत हम लोग चीज़ों को स्टॉक नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ पे उसकी नीड हो, तो वहाँ पे तो हमने उनको स्टॉक करना ही करना है, वहाँ पे तो हमने उनको स्टोर करना ही करना है, क्योंकि ये हमारी नीड है ना, हमारी ज़रूरत है। तो फिर अगर हमारे पास एक प्रॉपर स्टोरेज नहीं होगी, प्रॉपर हमारे पास गोदाम नहीं होंगे, तो चीज़ें ख़राब होंगी। अब देखिए, हम एक सीधी सी एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। चावल है, आटा है, गंदम है, आपने सारा साल यूज़ करना है। आप ये तो नहीं कह सकते 6 महीने हम चावल खा लेते हैं, 6 माह नहीं खाते, 6 माह रोटी खा लेते हैं, 6 माह नहीं खाते। ये तो पॉसिबल ही नहीं होती चीज़। जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो आपने सारा साल इस्तेमाल करनी है ना, उसमें तो फिर आप वो किसी किस्म की डिस्टर्बेंस, इवन एक दिन की डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक दिन आपको रोटी ना मिले, आपको चावल ना मिले, तो इस चीज़ के पीछे एक पूरा का पूरा प्रोसेस है कि किस तरह से ये चीज़ें हमें 12 माह अवेलेबल होती हैं। कभी सोचा आपने, कभी सोचते हैं आप इस बारे में कि कैसे ये, जबकि इनकी प्रोडक्शन तो 6 मंथ्स की होती है। जैसे चावल है तो वो शदीद जब गर्मी होती है तो एक ह्यूमिडिटी लेवल आपका जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और हब्स का मौसम होता है, उस टाइम आपका चावल उगाया जा रहा होता है। और जब बहुत ज़्यादा जो है मतलब आपका जो विंटर सीजन होता है, उसमें गंदम पैदा की जा रही होती है। तो जब इनकी प्रोडक्शन 6 मंथ्स है, तो फिर ये नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको कैसे अवेलेबल होती हैं, तो इस बारे में सोचना चाहिए ना हमें।
तो ये अवेलेबल होती हैं बिकॉज ऑफ दिस टॉपिक, बिकॉज ऑफ दिस थिंग विच इज़ वेयर हाउसिंग, विच इज़ ज़हीराकारी। फाइन। तो ये वो एक चीज़ है कि जो चीज़ों को अवेलेबल बनाती है 12 मंथ्स, 12 माह, जिनके बगैर के 12 मंथ्स हमारा गुजारा ही नहीं है ना। तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर वेयर हाउसेज होने चाहिए, प्रॉपर ग्राउंड्स होने चाहिए कि जहाँ पे आप चीज़ों को इस तरह से स्टोर कर सकें, इस तरह से स्टॉक कर सकें कि उनकी जो ख़राबी है उनमें किसी किस्म की जो है वो पैरिश ना हो और स्टेल ना हो जाए या ख़राब ना हो जाए। अगर ख़राब हो जाएंगी तो वो तो वेस्ट हो जाएंगी, वो तो कोई यूज़ नहीं कर सकेगा। तो ये चीज़ें जो हैं आप या फिर क्या होगा, आपको अगर इस तरह के चांसेस नज़र आ रहे होंगे कि वो ख़राब हो रही हैं तो आपको कम दामों में वो सेल करनी पड़ेंगी। आप कोशिश करेंगे कि हमें इनके थोड़े पैसे भी मिल जाए, इनको हम निकालें यहाँ से, क्योंकि आप तो उनको स्टोर ही नहीं कर पा रहे होंगे। तो वो तो फिर आपको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। समटाइम आपको उस कीमत पे वो बेचनी पड़ सकती है कि जितनी आपकी अपनी कॉस्ट भी ना हो, कॉस्ट आपकी ज़्यादा आई हो और आप उसको अपने नुकसान पे सेल कर रहे हो। ठीक है ना। तो ये वेयर हाउसिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ टू बी अंडरस्टैंड, और कोशिश करें इसको ध्यान से समझें और समझने की कोशिश करें कि इसमें हमें क्या बताया जा रहा है। सो कम टू द डेफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक विच इज़ वेयर हाउसिंग। द डेफिनेशन विच इज़ गिवन टू यू विलियम स्टैंटन की डेफिनेशन है, जिसको हम पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू विलियम जे स्टैंटन, ज़हीराकारी में अशिया का ज़हीरा करने के अलावा और भी कई एक अवामिल को शामिल किया जाता है ताकि ज़हीराशुदा माल की फ़रोख्त में सहूलत हो। मसलन अशिया को इकट्ठा या जमा करना, उनकी दर्जाबंदी और बारबरदारी वगैरह। यानी स्टैंटन ने सिर्फ चीज़ों को स्टोर करने को नहीं कहा कि जब चीज़ें स्टोर हो जाती हैं तो इट मीन्स के वेयर हाउसिंग हो जाती है। नो, अकॉर्डिंग टू स्टैंटन, अकॉर्डिंग टू विलियम जे स्टैंटन, these three things also included in the topic warehousing. कौन सी 3 चीज़ें? To collect the things, चीज़ों को जमा करना, उनकी दर्जाबंदी करना, लेबलिंग करना, और फिर उनकी बारबरदारी, यानी उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, उनकी जो मूवमेंट है, ठीक है ना, जहाँ पे वो रिक्वायर्ड है, जो उनके एंड कंज्यूमर्स तक जहाँ वो पहुँचनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी वेयर हाउसिंग में आ जाती हैं। तो जब हम वेयर हाउसिंग पढ़ेंगे तो हम उसमें कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को भी पढ़ें कि कैसे चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, उनकी दर्जाबंदी की जाती है और बारबरदारी की जाती है। दर्जाबंदी आपको समझ में नहीं आई होगी, समझ में आ गया होगा कि जमा करना किसे कहते हैं, बारबरदारी किसे कहते हैं। दर्जाबंदी क्या है? व्हाट इज़ लेबलिंग बेसिकली? इसको समझने के लिए आप देखें कि पाकिस्तान में बहुत तरह के फ्रूट्स पैदा किए जाते हैं। आम है, अगर हम मैंगो की बात करें तो उसकी बहुत ज़्यादा काइंड्स हैं। आपके पास अच्छे से अच्छा बेहतरीन किस्म का आम भी जो है वो पाकिस्तान में पैदा किया जाता है। किन्नू है वो यहाँ पे बेहतरीन पैदा किया जाता है। सेब की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे आला क्वालिटी के जो है एप्पल्स यहाँ पे होते हैं। डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट जगहों पे इनकी सीज़न के हिसाब से इनको पैदा किया जाता है। और फिर देखें कि कोई एक तरह का सेब या एक तरह का आम या एक तरह का किन्नू आपके पास अवेलेबल नहीं है। इनके डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, कोई थोड़ी कम अच्छी क्वालिटी का होता है, कोई बिल्कुल लो क्वालिटी का होता है। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है ना हमारे फ्रूट्स की, स्पेशली क्योंकि हम फ्रूट्स की बात करेंगे, पाकिस्तान में एक बड़ा सरखेज़ मुल्क है इस हवाले से, और यहाँ पे बहुत अच्छी पैदावार जो है वो की जाती है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी फ्रूट्स के हवाले से बात करेंगे तो जो सबसे अच्छी क्वालिटी का फ्रूट होता है ना वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इवन हम तक वो पहुँचता ही नहीं है। मेरा नहीं ख्याल आज तक हमने सबसे अच्छी क्वालिटी का आम खाया होगा, सबसे अच्छी क्वालिटी का सेब खाया होगा। लाइक आई थिंक सो, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। हो सकता है आप लोगों ने खाया हो, नो डाउट खा सकते हैं। लेकिन एक तो वो एक्सपेंसिव होता है और दूसरा प्रोड्यूसर्स की कोशिश होती है कि उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्रॉफिट अर्निंग जो है वो की जाए, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी का सामान वो ज़ाहिर एक्सपोर्ट करेंगे उनको उतना ही प्रॉफिट वहाँ से मिलेगा। और यहाँ पे भी वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं लेकिन बहुत कम और बहुत एक्सपेंसिव, तो हर कोई तो वो परचेज़ नहीं करता। ठीक है ना। तो ये आप इस चीज़ को देखें कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा एक ज़रेज़ मुल्क है और यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी में पैदा की जाती है। लेकिन अफसोस या अनफॉर्चुनेटली कि हर किसी के हाथ या हमारे हाथ अगर अपनी हम बात करें तो वो नहीं आती, आमतौर पे वो एक्सपोर्ट कर दी जाती है। और जो नेक्स्ट उसका लेवल है, फिर जो नेक्स्ट थोड़ी सी कम अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं वो हम तक पहुंच जाती हैं और वो भी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, और फिर कुछ लो क्वालिटी की चीज़ें होती हैं। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं दर्जाबंदी, लेबलिंग करना।
चीज़ों को उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली सेपरेट कर देना। ठीक हो गया, ये चीज़ है, इसे हम लेबलिंग कहते हैं, दर्जाबंदी कहते हैं, जो कि नेक्स्ट जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो इसमें हम इसको डिस्कस करेंगे होपफुली। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गई, समझ में आ गई आपको। अब इसकी इंपॉर्टेंस है, अब हमने इसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ना है और हमने ये समझने की कोशिश करनी है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेयर हाउसिंग जो है वो क्या है, ज़ख़ीराकारी की जो अहमियत है वो क्या है हमारी डेली रूटीन में, अगर हम एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, तो उस हवाले से फिर हमने देखना है कि वेयर हाउसेस जो हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। ठीक हो गया, उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंस आपको गिवन है मौसमी पैदावार इन उर्दू एंड इन इंग्लिश इट विल बी नेम्ड एज सीजनल प्रोडक्शन। ठीक है, अगर आपके पास इंग्लिश की बुक है तो आपको ये टॉपिक गिवन होगा सीजनल प्रोडक्शन के नाम से, और यहाँ पे ये गिवन है मौसमी पैदावार के नाम से। तो इस चीज़ को आप देखें कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी आटे की, चावल की, गंदम की, ठीक है ना, कि ये चीज़ें जो हैं हमने इनकी जो फराहमी है वो सारा साल उसकी कोशिश करनी होती है कि लोग इसको इस्तेमाल करें और लोगों तक इसकी फराहमी हो, लोगों को ये मिले। ठीक है ना, इसके बगैर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा मतलब लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। लोग खाते ये चीज़ें हैं, हम लोग खुद इनको डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, तो फिर इन चीज़ों को स्टोर करने के लिए हमें ऐसे जो है आला किस्म के गोडाउंस चाहिए कि जहाँ पे ये चीज़ें मैक्सिमम अप टू लाइक अ ईयर हम इसको स्टोर कर सकें, और जितनी देर ये स्टोर रहें वहाँ पे उसमें ये ना हो कि उसमें किसी किस्म की ख़राबी पैदा हो जाए, वो ख़राब हो जाए। ठीक है ना, तो वेयर हाउसेस की अहमियत में, ज़ख़ीराकारी की अहमियत में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी वो चीज़ें जो कि मौसमी पैदा की जाती हैं, सीजनल पैदा की जाती हैं, उनको स्टोर करना। और स्टोर करना कैसे पॉसिबल है? ज़ख़ीराकारी से पॉसिबल है, वेयर हाउसिंग से पॉसिबल है, और हमें बहुत अच्छे गोदाम उनके लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंस तो हमारा आता ही है ज़ाहिर है गोदामों पे, लेकिन चीज़ों को सेव करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपनी पैदावार को, अपनी प्रोडक्शन को ज़ाया नहीं कर सकते। द वेरी नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ डिस्कस्ड हेयर इज़ मौसमी तलब, and if you have the book in English so then it will be named as seasonal demand। अब कुछ चीज़ों की जो डिमांड है वो सीजनल होती है, जैसे कि आजकल विंटर्स चल रहे हैं, तो ज़ाहिर है कोई गर्मियों में तो स्वेटर नहीं सेल करेगा ना, गर्मी का मौसम हो शदीद और कोई स्वेटर सेल कर रहा हो, ऐसा कभी आपने कहीं देखा होगा? ऐसे तो नहीं होता ना, कौन खरीदेगा गर्मियों में स्वेटर, सीधी सी बात है। तो ऐसी चीज़ें जो आमतौर पे सारा साल यानी हर मौसम में बनती रहती हैं, और लेकिन उनको फिर हमने जो सेल करना है वो सीज़न में करना है। ठीक है ना, बनाते हम फॉर एग्जांपल कोई हीटर, कोई कंपनी हीटर बना रही है तो उसने तो सारा साल बनाना है हीटर, वो उसको रोक तो नहीं सकती उसकी प्रोडक्शन को। हालांकि ये तो हमें पता है कि यूज़ उसने ठीक है 6 मंथ्स ही होना है, बल्कि हमारे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे तो जो हमारा विंटर्स का सीज़न है वो तो होता ही बड़ा शॉर्ट है। मैक्सिमम आपकी जो हीटर रिक्वायरमेंट है ना वो 2 माह की होती है, बड़ा भी आप देख लें जनाब, बहुत सर्दी है तो बड़ी हद भी 2 महीने सर्दी के होते हैं शदीद शदीद, जिसमें मतलब कि होती है, और आपको थोड़ा सा ये महसूस होता है कि हम हीटर को यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो 10 माह हैं उनमें तो हीटर की ज़रूरत ही नहीं होती, तो फिर जो हीटर बनाने वाली कंपनीज है वो क्या करें, वो अपना कारोबार बंद कर दें? सो ऐसा नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। उन्होंने 12 माह ही हीटर बनाने हैं, लेकिन फिर उन्होंने क्या करना है, ज़ाहिर है उन्होंने उसको स्टॉक कर लेना है। तो ऐसी चीज़ें कि जिनकी डिमांड सीजनल होती है, उन चीज़ों के लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें वेयर हाउसेस चाहिए, हमें गोडाउंस चाहिए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया, सीजनल डिमांड में हमें वेयर हाउसेस चाहिए होते हैं। द थर्ड पॉइंट विच इज़ डिस्कस्ड हेयर इज़ जायद पैदावार, द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। ठीक है ना, जो कि आप कर रहे होते हैं, इंग्लिश की अगर आपके पास बुक है तो वहाँ पे ये एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के नाम से ये पॉइंट केवल होगा, जायद पैदावार। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि जो भी हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई सनतकार है और वो चीज़ों को बना रहा है, उसने चीज़ों को डिफरेंट लॉट्स में बनाना है, एक लॉट नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा लॉट्स होती हैं। अब वो हर लॉट एट अ टाइम मार्केट में सेल नहीं कर सकता, उसने, और ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर उसने कुछ बनाया है और उसने उसको उसी सिटी में सेल करना है, समटाइम्स उसको डिफरेंट सिटीज़ में भी उसने सेल आउट करना होता है, और उसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करनी पड़ती है, और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की वजह से उसको चीज़ों को सेव करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, स्टॉक करना पड़ता है। ठीक है, और फिर वो जो है कहाँ पे जाती है, सारी की सारी वो जाती है वेयर हाउसेस में। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को, जायद पैदावार को भी सेव करने के लिए, स्टॉक करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको वेयर हाउसेस चाहिए। फाइन, द वेरी नेक्स्ट पॉइंट विच इज डिस्कस्ड हेयर इज रॉ मटेरियल इन इंग्लिश एंड हाम माल इन उर्दू। अब हाम माल क्या है?
ज़ाहिर है आपको पता है हाँ माल, लाइक आप स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी आपने चीज़ बनानी है उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल आपको दरकार है, ठीक है, वो आपका खाम माल है ना। जैसे कि अगर आप फर्नीचर बना रहे हैं तो आपका खाम माल लकड़ी है, आप गन्ने का जूस बना रहे हैं तो आपका खाम माल गन्ना है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। तो ज़ाहिर है उसको भी आपने बाज़ दफ़ा स्टोर करना होता है, उसके लिए भी आपको गोदाम चाहिए होते हैं, ठीक है। गोदाम होंगे तो आप उनको स्टोर करेंगे, गोदाम नहीं होंगे तो आप उनको स्टोर कैसे करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं होता कि आप उनको स्टोर कर रहे हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आप देखें तैयारी का अमल। फिफ्थ पॉइंट इज़ तैयारी का अमल, ठीक है। अब तैयारी का अमल यानी यहाँ पे आपको ये चीज़ बताई गई है कि समटाइम्स कुछ चीज़ें जो होती हैं वो टाइम टेकिंग होती हैं, उनको टाइम चाहिए होता है तैयार होने में। इसकी ईजीएस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं मैंगोज़। जो मैंगोज़ हैं आमतौर पे क्या किया जाता है कि उनको फुल तैयार होने से पहले, पकने से पहले ही दरख्त से उतार लिया जाता है और दरख्त से उतार के उनको सेव कर लिया जाता है। सेव कहाँ किया जाता है, जाहिर है उनको, उनकी पैकिंग इस तरह से की जाती है, उनको कुछ मसाला जात लगाए जाते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, फिर उनको रैप किया जाता है, बाकायदा पैक किया जाता है और फिर उनको गोदामों में रख दिया जाता है, वेयर हाउसेस में रख दिया जाता है, जहाँ पे फिर वो उनके तैयारी का अमल जो है वो आता है और उसमें फिर वो कुछ अरसा गोदामों में पड़े रहते हैं एक ख़ास टेम्परेचर पे, एक सूटेबल इन्वायरमेंट में, और उसमें फिर वो पक के जब तैयार हो जाते हैं तो फिर उनको गोदामों से निकाला जाता है और फिर उनको बाज़ार में, मार्केट में बेचा जाता है। तो इसलिए जब तक वो तैयार नहीं हो जाते तब तक हमने उनको कहाँ रखना होता है, हमने उनको गोदामों में रखना होता है, ठीक है। तो गोदामों में हम उनको रखेंगे तो फिर ही जो है वो तैयार होंगे। तो जाहिर है हमारे पास वेयर हाउसेज होंगे तो हम उनको रखेंगे ना, वरना हम उनको कहाँ रखेंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ डिस्कस्ड हियर इज़ मौसर मार्केटिंग, ठीक है। आपने मार्केटिंग बेहतर बनानी होती है, आपने बेसिकली सप्लाई को कंट्रोल करना होता है, किसको, रसद को कंट्रोल करना होता है। और ये नहीं हो सकता कि आप एकदम मार्केट में चीज़ों को फेंक दें, आपने चीज़ें बनाई हैं, आपने चीज़ें प्रोड्यूस की हैं तो उनको आप मार्केट में फेंक दें, ये नहीं हो सकता। आपने क्या करना होता है, आपने एक बड़ी कंट्रोल्ड जो है सप्लाई मार्केट में देनी होती है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड आपने सप्लाई को कंट्रोल करना होता है, ठीक है, सो दैट के प्राइसेस जो हैं उनमें किसी किस्म की कोई फ्लक्चुएशन ना आए और हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो स्टेबल रहे। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको वेयर हाउसेस चाहिए, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ डिस्कस्ड इन इम्पॉर्टेंस ऑफ वेयर हाउसेज इज़ माल का तहफ़्फ़ुज़, ठीक है ना, कि आपकी जो चीज़ें हैं, ज़ाहिर है आपको पता है कि समटाइम्स सर्दी की वजह से, गर्मी की वजह से, नमी की वजह से या आग या चोरी के खतरे की वजह से, ये वो ख़तरात हैं जिनसे आप चाहते हैं कि आपका माल जो है वो महफूज हो जाए। तो इन ख़तरात से निपटने के लिए और अपने माल को इनसे बचाने के लिए, इन सर्दी से या गर्मी से, नमी से, ये जो फैक्टर्स हैं आपको यहाँ पे गिवन है, इनसे बचाने के लिए भी आपने क्या करना होता है कि अपने माल का तहफ़्फ़ुज़ आपने फराहम करना होता है। और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको क्या चाहिए, आपको गोदाम चाहिए, आपको वेयर हाउसेस चाहिए, आपको गोडाउंस चाहिए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ है कि चीज़ों की जो सेफ्टी है उसके लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, उसके लिए आपको गोदाम चाहिए होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखें एक पॉइंट नंबर 8 है कीमतों में इस्तेहकाम, यानी जो चीज़ें हैं, जो चीज़ों की प्राइसेस हैं उनमें स्टेबिलिटी। देखिए ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे मार्केटिंग में भी पढ़ी थी कि हम सप्लाई पे कंट्रोल रखते हैं। देखिए अगर सप्लाई कंट्रोल नहीं होगी तो हमारी चीज़ों की ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस हैं वो कंट्रोल नहीं होंगी और वो स्टेबल नहीं होंगी, और चीज़ों की प्राइसेस जो है उनको स्टेबल करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक उनकी प्राइसेस स्टेबल नहीं होती तो फिर आपको पता है कि हमारी जो आवाम है वो कितना डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि सबकी परचेजिंग पावर जो है वो एक जैसी नहीं होती। तो जाहिर है जब सबकी परचेजिंग पावर एक जैसी नहीं होगी और लोगों को इसमें फिर दिक्कत पेश आएगी कि अगर रसद को काबू कर लिया जाएगा और बिल्कुल ज़्यादा ही कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा और चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी, तो उसमें फिर जो तलब है और रसद है उसमें जो एक किस्म का तवाज़ुन हमें चाहिए होता है वो नहीं होगा, ठीक है ना, वो बरकरार नहीं रहेगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। उसके बाद देखें मालियत में इजाफा, ठीक है, कि ऑटोमेटिकली चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनकी जितनी ज़्यादा वो पुरानी हो जाती हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है। एग्जांपल हमारे पास चावल है कि चावल अगर आप देखें कि चावल जितने ज़्यादा पुराने होंगे उनकी कीमत भी उतनी ज़्यादा होगी। तो ज़ाहिर है पुराने करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनको गोदामों में रखना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर कुछ चीज़ों की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर जाती है, क्यों, क्योंकि उनको हमने सेव करना होता है वेयर हाउसेस में, और वेयर हाउसेस में जब वो एक अरसे तक पड़े रहते हैं और फिर वो, जैसे हम राइस की बात कर रहे हैं, चावलों की बात कर रहे हैं, तो वो जितने ज़्यादा पुराने होते हैं उतने ही ज़्यादा वो अच्छे पकते हैं।
और उनका जो जायका है वो भी जायका तो खैर ज़्यादा पुराने चावलों का इतना बेहतर नहीं होता, लेकिन वो पकते बड़े कमाल के हैं ना। पुराने चावल आमतौर पे वो जल्दी नरम नहीं होते और ज़्यादा पानी भी डाल जाए तो वो पक जाते हैं। तो ये एक चीज़ होती है कि आपकी वैल्यू में ऑटोमेटिकली उस चीज़ की जो वैल्यू होती है उसमें इजाफा हो जाता है। इसी तरह से आप देखें फ़रोख्त में इजाफा, कि कोई भी चीज़ है जिसको आप सेल आउट आप करना चाहते हैं और आप उसमें उसकी सेल में एक आप उसको सेल को सस्टेन करना चाहते हैं और आप उसमें एक तसलसल रखना चाहते हैं, तो उस तसलसल के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप उसको क्या करें, आप उसको किसी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए सेव कर लें वेयर हाउसेस में, ठीक है ना। कि जिससे कि समटाइम्स ओवरऑल जो एक मजमूई फ़रोख्त होती है, सेल होती है चीज़ों की, उसमें भी इजाफा होता है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद आप देखें रोज़गार, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वेयर हाउसेज से लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। यानी जो कुछ लोग जो होते हैं वो अपने उनके जो रोज़गार होते हैं वो गोदामों से रिलेटेड होते हैं, कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने गोदामों को उनको बनाने के लिए उनको रेंट आउट कर देते हैं और फिर इस तरह से लोगों को जो है वहाँ पे अमले की ज़रूरत भी होती है, जिन्होंने चीज़ों की हिफाजत करनी होती है, चीज़ों को देखना होता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है रोज़गार इससे मिलते हैं कि उन्होंने उनकी सेफ्टी को श्योर करना होता है कि वहाँ पे जो भी गोडाउन्स में चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो भी स्टॉक हुई हुई हैं, जो भी हमारा स्टॉक है वो सेफ़ है, उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो हर जो मुश्किल है, कोई नमी है वहाँ पे किसी किस्म की या कोई ख़तरा है, इस किस्म का डेंजर है, तो उससे अगर खुदा ना खास्ता वो चीज़ें ख़राब होने लगती हैं तो क्योंकि वहाँ पे अमला मौजूद होता है, वो उस चीज़ को नोटिस कर लेता है और फिर उससे बहुत ज़्यादा नुकसान से फिर आप बच जाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो है कर्ज़ की सहूलत, यानी आपको जो है कर्ज़े की सहूलत भी मिल जाती है, क्योंकि जो आपके बॉन्डेड आमतौर पे वेयर हाउसेस होते हैं जहाँ पे आपने चीज़ों को सामान को रखा होता है, तो वहाँ से जो आपको रसीद हासिल होती है ना, उसको भी आप कर्ज़े की कफ़ालत के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, उसको भी आप एज सिक्योरिटी यूज़ कर सकते हैं और उसको एज सिक्योरिटी आप बैंक में रखवा के और कर्जा हासिल कर सकते हैं। तो क्योंकि ज़ाहिर है बैंक्स को पता होता है कि आपकी जो एक खास जो आपकी अशियाँ हैं वो गोदामों में पड़ी हुई है, आपका माल पड़ा हुआ है और ज़ाहिर है कल को वो सेल होगा और उससे आपको प्रॉफिट हासिल होगा, तो इसलिए आप अपनी उस रिसीप्ट को भी एज सिक्योरिटी आप बैंक्स में रखवा सकते हैं। उसमें भी किसी किस्म का कोई मसला जो है वो दरपेश नहीं होता, बल्कि आपकी हेल्प आउट हो जाती है और आप बैंक से कर्जा हासिल कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो उसी रसीद को आप बैंक में रखवा के कर्जा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो है री एक्सपोर्ट। समटाइम्स आप क्या करते हैं, सामान को री एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो भी आपके पास चीज़ें हैं, जो भी आपके पास अशियाँ हैं, समटाइम आप उसको इस गर्ज से बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं कि उनको आपने दोबारा से री एक्सपोर्ट करना होता है। तो ज़ाहिर है जब आपने किसी चीज़ को री एक्सपोर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको उसको गोदाम में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो समटाइम्स आपकी चीज़ें होती हैं आपने किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट की होती हैं, वो इसीलिए की होती हैं ना कि आपने उनको डिफरेंट दूसरी कंट्रीज़ में री एक्सपोर्ट करना होता है। तो उसके लिए भी फिर समटाइम्स क्या होता है कि आपको उनको गोदामों में रखना पड़ता है और फिर आपको उन गोदामों से उस माल को अपने मुकर्ररा वक्त पे उठा के तो उनको दूसरे ममालिक में री एक्सपोर्ट कर देना होता है। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होते हैं, उसके लिए भी हमें गोदाम चाहिए होते हैं, हमें वेयर हाउसेस चाहिए होते हैं। इसी तरह से पॉइंट नंबर 14 में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया गया है हुकूमत की आमदनी। तो ज़ाहिर है जो बॉन्डेड गोदाम होते हैं, बॉन्डेड वेयर हाउसेस होते हैं, क्योंकि वो हुकूमत की मलकियत होते हैं, तो अगर कोई ताजर अपना सामान, कोई सनतकार बॉन्डेड गोदामों में रखवाता है, बॉन्डेड वेयर हाउसेस में रखवाता है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि उसकी जो इनकम है, जो रेंट है, जो ड्यूटी है वो हुकूमत को जाती है। तो हुकूमत जो है वो भी बॉन्डेड गोदामों से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग उसकी होती है और वो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा सरमाया हासिल कर सकती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 15 में आपके साथ डिस्कस किया गया है बीमा कारोबार। गोदामों की इंतजामिया बिल्डिंग तनसीबात और इसमें पड़े हुए माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर उनका बीमा भी करवा लेती है, जिससे एक तरफ तहफ़्फ़ुज़ मिलता है और दूसरी तरफ बीमा कंपनी का कारोबार भी वसी होता है कि समटाइम्स आप अपने गोदामों में जो जितनी भी चीज़ें पड़ी होती हैं, जितना भी सामान पड़ा होता है, आप उनको जो है उनकी इंश्योरेंस ले लेते हैं और इंश्योरेंस लेने से ये फ़ायदा हासिल आपको होता है कि क्या होता है कि आप चीज़ों को आप अगर किसी किस्म के नुकसान का या डेंजर का आपको ख़तरा हो फ्यूचर में, तो उससे भी आप बच जाते हैं और आपकी कंपनसेशन ऑफ लॉस की ऑप्शन भी आपके पास आ जाती है। तो दिस इज़ द टॉपिक फॉर टुडे। Inshallah, we will discuss next topic, the functions of warehousing, ज़हीरा कारी के फ़राइज़। Thank you for today. Allah Hafiz.
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।